बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू अनदर वीडियो। ये चैप्टर नंबर 1 की लास्ट वीडियो है। इसमें हम इंशाल्लाह कवर करेंगे डीवी एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन। तकरीबन 10 क्वेश्चन है इसमें। सबसे पहला क्वेश्चन है एमसीक्यूज़ का। तो सबसे पहले एमसीक्यूज़ को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज़। फर्स्ट इसका पार्ट है, फर्स्ट एमसीक्यूज़ है कि स्क्वायर रूट 7 इज़। इसमें आपने बताना है कि ये जो स्क्वायर रूट 7 है ये कौन सा नंबर है। इस पर पहले भी बात हो चुकी है कि स्क्वायर रूट के अंदर जब भी प्राइम नंबर होगा तो वो इरेशनल नंबर ही होता है। प्राइम नंबर से मुराद ऐसे नंबर जो अपने टेबल पे डिवाइड हों या 1 पे डिवाइड हों, उसके अलावा किसी और टेबल पे डिवाइड ना होते हों, उनको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। उसके अलावा भी एक और तरीके से आप स्क्वायर रूट वाली अमाउंट को चेक कर सकते हैं कि जब भी स्क्वायर रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर होगा। परफेक्ट स्क्वायर से क्या मुराद है कि उसका स्क्वायर रूट लेने पे हमारे पास एग्जैक्ट आंसर है, पॉइंट में आंसर है। जैसे 25 है, इसका स्क्वायर रूट लें तो 5 आता है। ठीक है, तो 25 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। इससे भी आप चेक कर सकते हैं। और ये भी आपको मैंने बताया कि प्राइम नंबर जब भी स्क्वायर रूट के अंदर होगा वो कौन सा नंबर होगा, इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे देखें स्क्वायर रूट 7 क्या है, प्राइम नंबर। तो ये फिर स्क्वायर रूट 7 क्या होगा, एक इरेशनल नंबर। पाई एंड ई, इनको हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद इनफाइनाइट नंबर्स हैं और कोई भी पैटर्न नहीं है। कोई भी हमें प्रिडिक्टेबल पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा, इसलिए पाई में भी और ई में भी सेम डेसिमल पॉइंट के बाद इनफाइनाइट नंबर विद नो प्रिडिक्टेबल पैटर्न, दैट्स वाई इट इज़ इरेशनल नंबर। थर्ड एमसीक्यूज है स्क्वायर रूट एन इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अब यही बात जो मैंने पहले डिस्कस की, उसने क्या स्क्वायर रूट एन है कोई अमाउंट, और इसके अंदर जो एन है ना ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि अगर वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो स्क्वायर रूट के अंदर अमाउंट, तब भी वो इरेशनल नंबर नहीं होता। तो ये क्या होगा, इरेशनल। नेक्स्ट इसका एमसीक्यूज है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5। स्क्वायर रूट 3 इज अ प्राइम नंबर, तो स्क्वायर रूट 3 क्या होगा, इरेशनल। 5 इज अ प्राइम नंबर, तो स्क्वायर रूट 5 क्या होगा, इरेशनल। तो सम ऑफ टू इरेशनल इज आल्सो अ इरेशनल नंबर, दैट्स व्हाई इट्स इरेशनल। इसका फिर फिफ्थ वाला एमसीक्यूज है, ये प्रॉपर्टी है। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर एक्स कोई बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से और वो अपने ही आप के इक्वल आ जाए, यानी कोई भी चीज़ अपने आप के इक्वल आ जाए, तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। समथिंग इज इक्वल टू इटसेल्फ, एक्स इक्वल टू एक्स, इट इज़ अ रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। 6 वाला एमसीक्यूज है कि ए बी सी ये तीन बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से, और अगर ए ग्रेटर देन है बी से और बी ग्रेटर देन है सी से। यहाँ पे देखें ए ग्रेटर देन है बी से और बी ग्रेटर देन है सी से, यानी ए बी से भी बड़ा है और बी सी से बड़ा है। तो फिर इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि ए जो है वो सी से भी बड़ा होगा, क्योंकि ए तो यहाँ पे सबसे बड़ी अमाउंट है, बी से भी, और ज़ाहिर सी से भी वो बड़ा होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ए क्या बड़ा है, ए ग्रेटर देन सी। इस प्रॉपर्टी का नाम है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। सेवंथ वाला एमसीक्यूज है, इसको हमने थोड़ा सा सोल्व करना है। 2x मल्टीप्लाई 8x, 8 के हमने फैक्टर्स बना लिए 2 की पावर 3। अब देखें दोनों की बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगी, ऐड x प्लस स्क्वायर रूट 3, सॉरी x प्लस 3x। x प्लस 3x क्या होता है, 4x। अब बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट्स को हम इक्वल लिख सकते हैं। यहाँ से एक्सपोनेंट 4x है, यहाँ पे एक्सपोनेंट 6 है। इन दोनों को जब हमने इक्वल रखा, इक्वल रख के हमने सोल्व किया, थोड़ी कटिंग की, तो 3/2 आंसर आ गया। ये हमारे पास 7 एमसीक्यूज का करेक्ट आंसर होगा। इसका 8 वाला एमसीक्यूज है कि ए एंड बी आर टू रियल नंबर्स। तो ए अगर बी के इक्वल है तो बी को पहले और ए को बाद में भी लिख सकते हैं। इसको कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, यानी लेफ्ट हैंड साइड को पहले लिख लें, राइट को बाद में लिख लें, तब भी वो इक्वल ही रहेंगे। इस प्रॉपर्टी का नाम था सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, हमने डिस्कस की हुई है। नेक्स्ट 9 वाला एमसीक्यूज है, इसको थोड़ा सा सोल्व करके हमने आंसर बताना है। 75 और 27 इनके हमने फैक्टर्स बना के लिख लिए। स्क्वायर रूट है इसलिए मैंने स्क्वायर की फॉर्म में इनके फैक्टर्स लिखे, ताकि जो है ना स्क्वायर, वो स्क्वायर रूट से जब कैंसिल होगा तो वो स्क्वायर वाली अमाउंट स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगी। इस तरह से 5, तो 5 स्क्वायर रूट 3 और 3 स्क्वायर रूट 3, 5 प्लस 3 8, साथ इनके साथ दोनों के साथ स्क्वायर रूट 3 है तो इसके साथ भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3। तो ये करेक्ट आंसर होगा। 10 वाले में उसने पूछा था कि इन जो ये जो अमाउंट है ना इनका प्रोडक्ट लें और प्रोडक्ट लेके बताएं कि जो नंबर आ रहा है वो नंबर कौन सा नंबर होगा, रैशनल होगा या इरेशनल होगा। तो हमने यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर ली, ए प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाली हमने यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई कर दी। 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, 5 आ जाएगा।
9 माइनस 5 किसके इक्वल आ जाएगा 4 के। तो 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं, तो P/Q की फॉर्म में लिखा गया, तो ये कौन सा नंबर होगा, रैशनल नंबर। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ये थे एमसीक्यूज इसके रिव्यू एक्सरसाइज के। किसी किस्म की कंफ्यूजन हुई तो पूछिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 इसका। If A equal to 3/2, B equal to 5/3 and C equal to 7/5, then verify। हमें इसने ये प्रॉपर्टी दे दी हुई है और इसने कहा कि अगर कुछ वैल्यूज दे दी हैं कि A ये वाली है, B की वैल्यू ये और C की वैल्यू ये, तो इसको वेरीफाई करें। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, इसको हमने अब वेरीफाई करना है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग अलग सोल्व करेंगे, दोनों के आंसर सेम होने चाहिए। अब ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर दी, बी की जगह और सी की जगह। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 और 3 का एलसीएम लिया, 15 एलसीएम आएगा। ऊपर वाली अमाउंट एज इट इज। 3 कितने टाइम 15 होता है, 3 5 टाइम 15, तो ये 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्लस एज इट इज 7 एज इट इज। अब 5 कितने टाइम 15 होता है, 3 टाइम, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ये एलसीएम लेने का तरीका होता है, आप लोगों ने पहले भी समझा होगा। 5 मल्टीप्लाई 5 25, 7 मल्टीप्लाई 3 21। इसको थोड़ा सा सोल्व किया, यहाँ पे हम ऐड करके 46 आ गया। अब 46 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे कटिंग कर लें या मल्टीप्लिकेशन कर लें। कटिंग कर लें, 2 टाइम 4, 2 3 टाइम 6, 3 5 टाइम 15, तो 23/5 कटिंग करके आंसर आ जाएगा। अब ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। हमने वेरीफाई करना है तो हम राइट हैंड साइड भी सोल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में ए बी प्लस ए सी, तो ए और बी और सी के हमने वैल्यूज पुट की। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, तो ये 3 इस 3 से कैंसिल हो सकते हैं। ऊपर और नीचे मल्टीप्लिकेशन में सेम अमाउंट होता है, वो कैंसिल हो जाती है। तो यहाँ से 5/2 बच गया। यहाँ पे कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। 7 3 टाइम 21, 5 2 टाइम 10। यहाँ पे भी एलसीएम लिया, 10 एलसीएम आएगा इसका। 2 और 10 का एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा। 2 5 टाइम 10। अब नीचे जब 10 एलसीएम लिख दिया तो ऊपर वाली अमाउंट एज इट इज। अब 2 कितने टाइम 10 होता है, 2 5 टाइम 10, तो 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। 21 एज इट इज। 10 कितने टाइम 10 होता है, 10 1 टाइम 10, तो यहाँ पे 1 आएगा। इनको सम अप किया कटिंग करने के बाद, 2 से दोनों की कटिंग होती है ना, 2 टाइम 4, 2 3 टाइम 6 और 2 5 टाइम 10। सेम टेबल पे दोनों कटिंग हो रही है तो हमने कर दी। तो 23/5 लेफ्ट हैंड साइड का भी यही आंसर था और राइट हैंड साइड का भी यही आंसर आया। तो ये हमने वेरिफिकेशन करनी थी क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 3 में भी एक प्रॉपर्टी है जिसकी हमने वेरिफिकेशन करनी है, लेकिन इसमें उसने प्रॉपर्टी दी लिख के नहीं दी है, हमने खुद लिखनी है। उसने बस प्रॉपर्टी का नाम बताया कि इसको वेरीफाई करना है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी करना है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। यहाँ पे अमाउंट का इशू है, इसलिए मैंने दोबारा क्वेश्चन किया। ए की वैल्यू है 4/3, 5/2, 7/4। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, 3 वैल्यूज होती हैं और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देखा जाए तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होगी कि हम या तो पहले सेकंड और थर्ड अमाउंट को ऐड कर दें और जो आंसर है उसमें फिर फर्स्ट वाली ऐड कर लें, और फिर राइट हैंड साइड पे फर्स्ट 2 को ऐड करके फिर थर्ड वाली उसमें ऐड करें, तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर दोनों का इक्वल आएगा। ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये आपने खुद ही मेंशन करनी है, यहाँ पे याद रखनी है इसे। जब आपने ये प्रॉपर्टी लिख ली उसके बाद इसमें आपने वैल्यूज पुट करनी है। ए की वैल्यू, बी और सी की वैल्यू दोनों साइड में मैंने इकट्ठा कर दिया इस दफ़ा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नहीं किया। ए की यहाँ पे दोनों की वैल्यूज पुट कर दी। अब पहले हमने ब्रैकेट को सोल्व करना होता है। यहाँ पे एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 10 17/4। सिमिलरली यहाँ पे पहले ए और बी को हम सोल्व करेंगे। यहाँ पे भी मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 23/6। अब ये दोनों अमाउंट्स का फिर एलसीएम लेंगे, यहाँ पे भी दोनों अमाउंट्स का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे आ गया 67/12 और वहाँ पे भी 67/12। दोनों साइड्स का आंसर इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमने वेरिफिकेशन करनी थी प्रॉपर्टी की। ये थी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब इसी प्रॉपर्टी को विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी देख लेते हैं कि मल्टीप्लाई करके भी ये वेरीफाई होती है या नहीं होती। तो यहाँ पे भी वैल्यूज पुट की, ब्रैकेट्स को पहले सोल्व करना है। अब मल्टीप्लाई होता है स्ट्रेट, ऊपर वाली अमाउंट ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाली अमाउंट नीचे मल्टीप्लाई। प्लस और माइनस में एलसीएम लेते हैं। 5 7 टाइम 35, 2 4 टाइम 8, 5 4 टाइम सॉरी यहाँ पे मैंने कटिंग की हुई है। 2 2 टाइम 4, तो 5 2 टाइम 10 और 3 नीचे एज इट इज। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में कटिंग हो सकती है ना, तो मल्टीप्लाई में मैंने कटिंग कर ली। यहाँ पे भी देखा जाए तो 2 4 2 टाइम 8, 35 ऊपर बच गया और नीचे 3 2 टाइम 6। और यहाँ पे
टू 5 टाइम 10, टू टाइम 4। सेम टेबल से दोनों काटे हो रहे थे, मैंने कटिंग कर दी। अब 5 7 टाइम 35 और नीचे 3 और 2 मल्टीप्लाई हो गए 6 आ जाएगा। यहाँ पे भी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 4। इज जीरो अ रैशनल नंबर? जीरो रैशनल नंबर है, अगर है तो उसकी एक्सप्लेनेशन दे। तो जीरो इज अ रैशनल नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है। क्यों है रैशनल नंबर? क्योंकि जीरो को हम लिख सकते हैं पी ओवर क्यू के फॉर्म में। जीरो ओवर वन लिखे तो आंसर जीरो ही होता है, यानी हम जीरो को जीरो ओवर वन भी लिख सकते हैं, जीरो को जीरो ओवर टू भी लिख सकते हैं। तो कोई भी वैल्यू जब पी ओवर क्यू के फॉर्म में लिखी जाए, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, तो वो कौन सा नंबर होता है? रैशनल नंबर। तो जीरो को हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इस वजह से ये कौन सा नंबर है? रैशनल नंबर। ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट एक और शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपने ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी ना, वो आपने यहाँ पे लिखनी है। तो ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी कि कोई भी दो नंबर फॉर ऑल, कोई भी दो नंबर आप ले लें रियल नंबर से, या तो वो पहले वाला दूसरे से बड़ा होगा, या पहले वाला दूसरे से छोटा होगा, या दोनों इक्वल होंगे। यही तीन सूरतें बन सकती हैं। तो इस प्रॉपर्टी का नाम है ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी। ये आपने यहाँ पे लिखनी है जब आपसे पूछी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 है कि फाइंड टू रैशनल नंबर। ये भी हमने एक्सरसाइज में क्वेश्चन किया हुआ है। तो जब भी रैशनल नंबर यहाँ पे आपने इंसर्ट करने हैं 4 और 5 के दरमियान, तो सबसे पहले क्या करना है, इनका आपने इनको ऐड करके 2 पे डिवाइड कर लेना है। अब ये 4 और 5 था ना, इनके दरमियान रैशनल नंबर क्या आ गया? 9/2। अब उसने दो रैशनल नंबर कहे हैं, हमने अभी एक फाइंड किया है। अब आप एक और फाइंड करना है, तो या तो 4 और 9/2 के दरमियान एक और रैशनल नंबर फाइंड कर लें, या 9/2 और 5 के दरमियान एक ही फाइंड करना है, या इन दोनों के दरमियान कर लें, या इन दोनों के दरमियान में एक रैशनल नंबर फाइंड कर लें। तो मैंने 9/2 और 5 के दरमियान में रैशनल नंबर फाइंड किया। तरीका वही है कि जिनके दरमियान रैशनल नंबर फाइंड करना है उनको ऐड करो और 2 पे डिवाइड कर दो। यहाँ पे अब जब डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया तो 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे अंदर एलसीएम ले लिया, तो इसका आंसर आ जाएगा 29/4। तो 9/2 और 29/4 ये दो रैशनल नंबर होंगे 4 और 5 के दरमियान में। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 7। इसके 3 पार्ट्स हैं, सिंप्लीफाई करना है हमने। तो सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहला स्टेप ये रेडिकल था, यहाँ पे 5 था तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम 1/5 लिख देंगे। अब 1/5 एक्सपोनेंट को सबके साथ अलग किया, यहाँ पे कटिंग होगी 5 3 टाइम 15, 5 7 टाइम 35, 5 4 टाइम 20। तो कटिंग करने के बाद जो कुछ बचा वो हमने आंसर में लिख दिया। इसका सेकंड पार्ट है, इसमें भी सिंप्लीफिकेशन करनी है। 27 के हमने फैक्टर्स बनाए। 27 के फैक्टर्स होते हैं 3 का क्यूब। अब ये बाहर जो रेडिकल को हमने जब एक्सपोनेंट में चेंज किया तो यहाँ पे 1/3 आया था, ठीक है। अब ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल हो सकता है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा 2x। 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो 2x ही आएगा ना, तो 3 की पावर 2x ही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसको आप मजीद 9x भी लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर 9 और x को एज इट इज लिखते हैं। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं और इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। थर्ड पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 7 का, सिंप्लीफिकेशन करनी है। हमने क्या किया, 3 की पावर है n+2, तो पावर हमने सेपरेट कर ली, 3 की पावर अलग लिख लिया n, और 3 का स्केल अलग लिख लिया। क्योंकि हमें पता है जब कोई दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो और उनकी बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं। तो इसने n+2 ही बनना था, तो हमने रिवर्स प्रोसेस कर लिया, n को सेपरेट कर दिया और 2 को सेपरेट कर दिया 3 पे। सिमिलरली नीचे भी हमने सेपरेट किया, 3 की पावर क्या है n+1, तो 3 की पावर n सेपरेट कर लिया, 3 की पावर 1 भी सेपरेट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे देखें, कॉमन हम तब वहाँ पे लेते हैं जहाँ पे प्लस और माइनस का साइन हो। तो ऊपर तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ कॉमन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वाली अमाउंट में और इस वाली अमाउंट में दोनों में सेम क्या है 3n, तो 3n कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा 3 की पावर 1, यहाँ से ये कुछ भी नहीं बचा क्योंकि ये बाहर कॉमन चला गया ना, तो यहाँ पे 1 बचेगा। अब ये वाला 3n इस 3n से कैंसिल हो गया, ऊपर हमारे पास बच गया 6 इंटू 3 का स्केयर, ये डॉट है इसका मतलब भी मल्टीप्लिकेशन होता है। 3 का स्केयर 9 लेके हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 3 - 1 2, पहले कटिंग कर लें, 2 3 टाइम 6 और 3 9 टाइम 27, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टेटमेंट वाला वर्ड प्रॉब्लम। द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स, 3 ऑड इंटीजर्स हैं कंसेक्टिव, यानी कंसेक्टिव कहते हैं एक के बाद दूसरा। अच्छा, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ऑड इंटीजर्स क्या होते हैं, जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं, 1 3 5 7 9 11, यानी जो 2 के टेबल में नहीं ना आते उनको हम ऑड कहते हैं।
अब 3 कंसेक्टिव ओड नंबर का उसने सम का है 51 है। सबसे पहले तो हमें ये 3 कंसेक्टिव ओड इंटीजर्स इनको लेट करना है। तो लेट हम किस तरह से करेंगे, फर्स्ट हमने इंटीजर लेट कर लिया x। अब देखें ओड इंटीजर्स में डिस्टेंस कितने का, 1 के बाद 3 कितने डिस्टेंस पे आ रहा है, 2 के। 3 के बाद 5 कितने के डिस्टेंस पे आ रहा है, 2 के डिस्टेंस पे। यानी हर नंबर में 2 का फर्क है। तो अगर फर्स्ट इंटीजर मैंने x लेट किया है तो सेकंड क्या होगा, x प्लस 2, क्योंकि 2 का डिफरेंस बनता है ना ओड इंटीजर्स में। सिमिलरली थर्ड इंटीजर क्या होगा, x प्लस 4। ये 3 इंटीजर्स हमने लेट कर लिए। अब कंडीशन क्या है कि इन 3 इंटीजर्स का सम, इन तीनों को हम सम करेंगे और किसके इक्वल रखेंगे, 51 के इक्वल। तो मैंने तीनों इंटीजर्स का सम ले लिया अकॉर्डिंग टू कंडीशन, x प्लस 2 x प्लस 4। तो यहाँ पे 3x है तो 3x हो जाएगा, सम हो जाएगा ना। और 2 प्लस 4 6, ये 6 वहाँ पे जाके माइनस होगा। 51 में से 6 माइनस करें 45। 3x के साथ 3x में यहाँ पे 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई और वहाँ पे जाकर डिवाइड होगा। तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी, 15। अब हमने फर्स्ट इंटीजर क्या लेट किया था, x, तो x की वैल्यू 15। सेकंड इंटीजर लेट किया था x प्लस 2, तो x की वैल्यू में 2 ऐड। थर्ड इंटीजर हमने लेट किया था x प्लस 4, तो x की वैल्यू में 4 ऐड। तो 15 17 19 ये हमारे पास रिक्वायर्ड 3 इंटीजर्स होंगे। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 9। अब्दुल्ला पिक 96 बॉल्स। अब्दुल्ला ने 96 गेंदें पकड़ी एंड प्लेस्ड देम इन 2 बकेट्स, और उनको 2 टोकरियों में रख दिया। अब किस तरह से रखा, 1 बकेट हैज 28 मोर बॉल्स देन द अदर। अब उसने इन 2 टोकरियों में इस तरह रखा कि एक टोकरी में दूसरी टोकरी के निस्बत 28 गेंदें ज्यादा हैं। रैंडमली उसने 2 टोकरियों में गेंदें रखी और वो उनकी रेशो उसने बताई है कि वो इस तरह रखी कि एक टोकरी में दूसरी की निस्बत 28 गेंदें ज़्यादा गई हैं। तो हाउ मैनी बॉल्स वर इन ईच बकेट, तो दोनों बकेट्स में, दोनों टोकरियों में सेपरेटली कितनी कितनी गेंदें होंगी। तो सबसे पहले हमने लिखा कि टोटल बॉल्स यहाँ पे कितनी है, 96। अब एक टोकरी में कितनी हम होंगी वो हमने लेट कर लिया x। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन उसने क्या कहा था कि एक टोकरी में 1 बकेट हैज़ 28 मोर बॉल्स, कि एक टोकरी में दूसरी के निस्बत 28 ज़्यादा है। तो हमने दूसरी क्या लिख ली, अगर एक हमने x लेट किया तो दूसरी क्या हमने लेट कर ली, x प्लस 28 मोर था ना। तो इन दोनों को हमने यहाँ पे इस तरह से सपोज कर लिया। अब टोटल 96 है, तो जो लेट हमने किए हैं बॉल्स उनका सम भी किसके इक्वल होना चाहिए, 96 के। तो x प्लस 28 को हमने किसके इक्वल रख लिया, 96 के। क्योंकि हमने एक बकेट में ये बॉल्स कंसीडर की हैं और दूसरी बकेट में ये बॉल्स कंसीडर की हैं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमने 28 को ऐड किया। यहाँ से x प्लस x 2x हो जाएगा, 28 वहाँ पे जाके माइनस होगा। 96 में से जब माइनस करेंगे 28 तो आंसर आएगा 68। उसके बाद 2 यहाँ पे आकर डिवाइड होगा तो 34। तो बॉल्स इन 1 बकेट कितना हो जाएगा, 34। सेकंड बॉल्स इन सेकंड बकेट हमने लेट किया था x प्लस 28। तो यहाँ पे x की वैल्यू 34 पुट करेंगे, 28 इसमें ऐड कर देंगे तो 62 आंसर आ जाएगा। तो 34 इन 1 बकेट, 62 इन सेकंड बकेट। नेक्स्ट इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। सलमा इन्वेस्टेड 3,50,000। इतने पैसे उसने बैंक में इन्वेस्ट किए। अब वहाँ पे प्रॉफिट का मार्जिन क्या रखा गया, एट द रेट ऑफ 7 इंटू 1/4%। इतने परसेंट बैंक वालों ने उसे प्रॉफिट फिक्स किया उसकी इन्वेस्टमेंट पे। आफ्टर 2 ईयर्स, 2 सालों के बाद, अब वो जो रेट था जो बैंक वालों ने फिक्स किया, इतने परसेंट प्रॉफिट मिलेगा, वो बढ़ा दिया गया, 8% कर दिया। फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स। 7 सालों के बाद उसे टोटल कितनी रकम मिलेगी, ये हमने मालूम करना है। अब यहाँ पे एक बात नोट करें, टोटल जो उसका टाइम फ्रेम है ना वो 7 साल है, 7 ईयर्स, ठीक है। अब पहले 2 साल प्रॉफिट का मार्जिन ये है, प्रॉफिट का रेट ये है कि इतना रेट है प्रॉफिट का। नेक्स्ट आफ्टर 2 ईयर्स, नेक्स्ट जितना भी टाइम बचता है, तो 7 में से 2 निकालें, नेक्स्ट 5 साल बचते हैं। अगले 5 साल के लिए जो प्रॉफिट का रेट है वो 8% है। हमने मालूम करना है कि टोटल 7 सालों के बाद उसे कितनी रकम मिली। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस परसेंटेज पे पहले 2 सालों में उसे कितना प्रॉफिट मिलेगा वो कंक्लूड करेंगे। उसके बाद इस रेट पे उसे अगले 5 सालों में कितना प्रॉफिट मिलेगा वो कंक्लूड करेंगे, और इन दोनों प्रॉफिट्स को सम अप करेंगे। तो फिर हमें मालूम हो जाएगा इसका टोटल प्रॉफिट कितना होगा। और फिर उस टोटल प्रॉफिट और उसकी इन्वेस्टमेंट, ज़ाहिरन जो इन्वेस्टमेंट वाली अमाउंट है वो उसे रिटर्न भी मिलनी है। तो इस इन्वेस्टमेंट वाली अमाउंट
और इस टोटल प्रॉफिट को हम सम अप कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स 7 सालों के बाद उसे कितनी रकम मिलेगी। तो सबसे पहले हम पहले 2 सालों का मालूम कर लेते हैं कि पहले 2 साल उसे कितना प्रॉफिट मिलेगा। पहले 2 साल सबसे पहले हमने प्रिंसिपल अमाउंट लिख ली जितनी उसने इन्वेस्ट की 3,50,000। इस पे रेट था 7 इंटू 1/4%। इसको थोड़ा सा हमने सॉल्व किया 7 इंटू 428 प्लस 129। इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे 7.25% आएगा। अब परसेंटेज को ख़त्म करके 100 से मैंने डिवाइड कर लिया तो 0.0725 ये हमारे पास रेट आ गया। टाइम यहाँ पे कितना है 2 ईयर्स। तो अब हमने प्रॉफिट कंक्लूड करना है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई टाइम। अब यहाँ पे 100 से डिवाइड उस केस में करते हैं अगर मैंने यहाँ पे परसेंटेज को कन्वर्ट ना किया होता, यानी यहाँ तक ही मैं रखता परसेंटेज को, तो तब मुझे 100 से डिवाइड करना पड़ना था। लेकिन अब मैंने 100 से डिवाइड नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने परसेंटेज को पहले ही 100 से डिवाइड करके कन्वर्ट कर लिया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे 100 से डिवाइड करना चाह रहे हैं, यानी यहाँ पे आप 100 लिखना चाह रहे हैं, तब आप यहाँ तक की इसको रखेंगे परसेंटेज तक की रेट को। मैंने यहाँ पे डिवाइड कर लिया था इसलिए यहाँ पे 100 नहीं लिखा। अब रेट 0.0725, प्रिंसिपल अमाउंट और टाइम 2 ईयर्स, ये 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये वो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट थी जो पहले 2 साल मिलेगी, जो हमने इस रेट पे कंक्लूड की 7 इंटू 1/4% पे। अब आफ्टर 2 ईयर्स रेट चेंज हो रहा है ना, तो अगले 2 सालों के अगले 5 सालों के लिए भी हम कंक्लूड करते हैं कितना प्रॉफिट उसे मिलेगा। अब आफ्टर 2 ईयर्स प्रिंसिपल अमाउंट तो वही रहेगी, लेकिन रेट उसने कहा 8% हो जाएगा। यहाँ पे मैंने परसेंट को ख़त्म करके 100 से डिवाइड कर लिया तो 0.08 आ गया। अब टाइम कितना है, टोटल 7 ईयर्स थे ना, तो 2 सालों के बाद कितना टाइम बच जाएगा 5 साल। तो अब टाइम हमारे पास कितना है 5 ईयर्स। उसी तरह अमाउंट ऑफ प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगेन फॉर्मूले में यहाँ पे 100 इस वजह से मैंने नहीं लिखा क्योंकि मैं पहले ही 100 से डिवाइड करके परसेंटेज को कन्वर्ट कर चुका हूँ। ओके, यहाँ पे रेट और प्रिंसिपल अमाउंट और टाइम फ्रेम को मैंने मल्टीप्लाई किया तो 1,40,000 यहाँ पे हमारे पास आ गया अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो इस रेट पे है। अब दोनों पहले जो हमने अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फाइंड किया 7 इंटू 1/4 रेट पे 2 साल के लिए, वो वाला प्रॉफिट, और अब जो मैंने अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फाइंड किया इस रेट पे अगले 5 सालों के लिए, इन दोनों को सम अप कर लिया तो ये टोटल 7 सालों में उसको प्रॉफिट मिलेगा। अब 7 सालों के बाद रकम उसे कितनी मिलेगी, अपनी एक्चुअल अमाउंट जो उसने इन्वेस्ट की थी प्लस जितना उसे प्रॉफिट हुआ, इन दोनों को सम अप कर लेंगे तो ये वो अमाउंट है जो उसे 7 साल बाद मिलेगी। ये था इसका लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में किसी किस्म की भी कोई कन्फ्यूजन है तो ज़रूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।